18th century political formation. The old Mughal provinces. In the previous section, we read that later Mughal rulers were not capable to control their nobles, and Mughal empire was divided into several independent states. कि जो later Mughals थे औरंगजेब के बाद वो अपने गवर्नर्स को कंट्रोल नहीं कर सके और धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो है वो इंडिपेंडेंट राज्यों में डिवाइड होने लगा और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थे तीन वो थे अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. वी रेड अबाउट द मनसबदारी सिस्टम इन चैप्टर 4. तो ये जो तीन स्टेट्स थे ये मेनली जो मुगल नॉबल्स थे वो बड़े बड़े लार्ज एरिया बड़े साइज के जो स्टेट्स थे ये उनके गवर्नर्स थे जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बना लिया था. सादत खान अवध, मुर्शिद कुली खान बंगाल एंड असफ जहा हैदराबाद. All three had occupied मनसबदारी पोजीशन एंड एंजॉयड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर. ये तीनों ही बहुत बड़ी बड़ी मनसबदारी पोजीशंस पर थे और राजा जो हैं वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे. असफ जहां और मुर्शिद कुली खान दोनों के पास 7,000 जैट रैंक था. इट मीन्स 7,000 horsemen they maintained, and while Sadat Khan Zat was 6,000. So first we talk about the Hyderabad. Nizamul Mulk Asf Jahan, the founder of Hyderabad state, was one of the most powerful member at the court of Mughal Emperor Farrukh Siyar. निज़ामुल मुल्क असफ जहा जिसने हैदराबाद स्टेट बनाया वो मुगल एम्परर फरुख सिया के समय में एक बहुत पावरफुल मेंबर हुआ करता था. ही वॉज एंट्रस्टेड फर्स्ट द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ डेक्कन. पहले उसे अवध का गवर्नर बनाया गया था लेकिन बाद में उसे डेक्कन यानी कि सेंट्रल एशिया का इंचार्ज बना दिया गया. As the Mughal governor of Deccan province during 1720 to 22, Asaf Jah had already gained control over its political and financial administration. तो डेक्कन प्रोविंसेस का गवर्नर बनते ही असफ जाह के पास पहले से ही मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ गए. टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ टर्मोइल इन डेक्कन and competition amongst the court nobility, he gathered power in his hand and became the actual ruler of the region. तो उसने देखा कि जिस तरह से डेक्कन के अंदर लोग जो हैं वो बार बार राजा के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं और कोर्ट के अंदर जो नोबल्स का कंपटीशन चलता रहता था तो जिसकी वजह से राजा काफ़ी वीक हो गया था. तो उसने इस सिचुएशन की फ़ायदा उठाकर अपने एरिया की जो एक्चुअल पावर थी वो अपने हाथों में ले ली. असफ जाह ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम नदर्न इंडिया हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटी इन साउथ. असफ जहां नॉर्थ इंडिया से बहुत अच्छे सैनिक और एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने साथ लेकर आया, वो लोग जिनको साउथ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली. ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर्स. उसने मनसबदार अपॉइंट किए और उन्हें जागीरें दी. ऑल्दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ मुगल एम्परर ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली without seeking any direction from Delhi or facing any interference. कहने को तो वो अभी भी मुगल एम्परर का ही एक रिप्रेजेंटेटिव था, एक सर्वेंट था, लेकिन वो सब काम अपनी मनमर्जी से किया करता था और ना तो वो दिल्ली से आने वाली किसी भी डायरेक्शन को क्या किया करता था, माना करता था. द मुगल एम्परर मेयरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ामुल मुल्क अस्फ जहा. और मुगल एम्परर से पूछा नहीं जाता था, बस उसे बता दिया जाता था कि मुगल एम्परर कि मैंने ये कर दिया है. तो निज़ामुल मुल्क अस्फ जहां का जो डिसीजन होता था राजा सिर्फ उसको कंफर्म किया करता था. The state of Hyderabad was constantly engaged struggle against the Marathas to the west with independent Telugu warrior chiefs of the plateau. तो हैदराबाद स्टेट्स जो है वो हमेशा मराठास के साथ वेस्ट में और तेलुगु वॉरियर चीफ्स
ऑफ द प्लेट्यू रीजन के साथ हमेशा उनके झगड़े चलते रहते थे. द इन्वेशन ऑफ निजामुल मुल्क असफ जहाँ टू कंट्रोल रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट were checked by the British who were becoming increasingly power in the region. और निजामुल मुल्क असफ जहाँ चाहता था कि वो कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन का एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़ा बनाया जा रहा है वो उसको कंट्रोल कर ले, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया क्योंकि उस समय उस एरिया में ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. अवध. Burhanul Mulk Sadat Khan was appointed Subedar of Awadh in 1722 and founded a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire. बुरहानुल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का गवर्नर बनाया गया, सूबेदार बनाया गया और उसने मुगल एम्पायर से को तोड़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट बने थे अवध उनमें से एक था. अवध वॉज अ प्रॉस्पर्स रीजन कंट्रोलिंग द रिच एलिवियल गंगा प्लेन एंड मेन ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल. तो अवध एक काफ़ी अच्छा एरिया था, बहुत प्रॉस्पर्स एरिया था क्योंकि जो एलिवियल गंगा प्लेन था यानी कि जहाँ पर बहुत फर्टाइल सॉइल थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और वो ट्रेड रूट्स जो नॉर्थ इंडिया और बंगाल को जोड़ता था वो अवध के अंडर आते थे. और आपको पता है कि उस समय यही दो चीज़ें जो है वो टैक्स का मेन सोर्स हुआ करती थी. बुरहानुल मुल्क ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी, यानी कि उसको भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल तीनों ही तरह की जो जिम्मेदारी थी वो उसको दे दी गई थी. और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल मीन्स सूबेदारी, फाइनेंशियल मतलब दीवानी, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, एंड मिलिट्री मतलब फौजदारी, फौज कहते हैं हम मिलिट्री को. तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी सादत खान को. Burhanul Mulk tried to decrease Mughal influence in Awadh region by reducing the number of office holder appointed by the Mughals. तो मुगल्स के प्रभाव को कम करने के लिए अवध में उसने उन लोगों को कम करना शुरू कर दिया, उन जागीरदार्स को कम करना शुरू कर दिया जिन्हें मुगल्स ने अपॉइंट कर रखा था. He also reduced the size of jagirs and appointed his own loyal servants to the vacant position. उसने जागीरों का साइज भी कम कर दिया और जो जगह खाली थी जहां से उसने मुगल जागीरदार्स को हटाया था वहां पर उसने अपने वफादार लोगों को रख लिया. द अकाउंट्स ऑफ जागीरदार वर चेक टू प्रिवेंट चीटिंग एंड द रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट वर रीअसेस्ड बाय द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द नवाब्स कोर्ट. तो जागीरदार के जो अकाउंट्स होते थे उन्हें रेगुलरली चेक किया जाता था ताकि जागीरदार कोई चीटिंग ना कर ले, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के रेवेन्यू को, टैक्स को दोबारा से असेस किया गया और नए ऑफिशियल अपॉइंट किए गए ताकि वो उसको कलेक्ट कर सके. ही सीज्ड अ नंबर ऑफ राजपूत जमींदारी एंड एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान ऑफ रोहिलखंड. उसने बहुत सारे राजपूत से जमींदारी छीन ली और अफगान्स के रोहिलखंड के किसानों के पास जो फर्टाइल लैंड थी जहां पर खेती की जा सकती थी वो उसने छीन ली. द स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन. तो अब स्टेट को जो लोकल महाजन और बैंकर्स थे उनसे कर्ज लेना पड़ता था. इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स. तो इसका मतलब जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट था उसकी बोली लगाई जाती थी. जो राजा को सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने का प्रॉमिस करके देने का प्रॉमिस करता था, टैक्स कलेक्ट करने का राइट उसको दे दिया जाता था. एंड दीज रेवेन्यू फार्मर्स, इनको हम इजारदार्स कहते थे, अग्री टू पे द स्टेट ऑफ फिक्स सम ऑफ मनी. और इसके बदले वो लोग चाहे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो चाहे कम, वो राज्य को एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कर दिया करते थे जिसको हम रेवेन्यू फार्मर इजारदार्स कहते थे.
लोकल बैंकर गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कंट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट, और लोकल बैंकर्स जो हैं वो एक फिक्स पैसा राजा को दे दिया करते थे और इसके बदले में वो एक पर्टिकुलर एरिया से टैक्स कलेक्ट किया करते थे. In turn, the revenue farmers were given considerable freedom in assessment and collection of tax. इसके बदले जो इजारदार थे उनको पूरी फ्रीडम दी गई थी कि वो अपने तरीके से जितना मर्जी टैक्स को असेस करके टैक्स कलेक्ट कर सकते थे. These development allowed new social groups like moneylenders and bankers to influence the management of the state revenue system. और इन नई डेवलपमेंट की वजह से एक नया सोशल ग्रुप मनी लैंडर्स और बैंकर्स जो स्टेट के रेवेन्यू सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने लगा, समथिंग विच हैड नॉट अकर्ड इन द पास्ट, और पास्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था. Bengal gradually broke away from the Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the Nayab, deputy to the governor of the province. बंगाल जो है वो मुगल एम्परर के कंट्रोल से कब टूटने लगा? जब मुर्शिद कुली खां को डेप्टी गवर्नर बनाया गया प्रोविंस का, यानी कि ही वॉज नॉट द गवर्नर, ही वॉज द डेप्टी गवर्नर. ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार, मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल पावर दैट वेंट विद दैट ऑफिस. चाहे वो एक फॉर्मल सूबेदार नहीं था, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने बहुत जल्दी ही वो सारी चीजें, वो सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली जो एक गवर्नर के हाथ में हुआ करती थी. लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. हैदराबाद और अवध के रूलर्स की तरह ही उसने सबसे पहले रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कब्जा किया. इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, he transferred all Mughal Jagirdars to Orissa and ordered a major reassessment of the revenues of Bengal. तो जितने भी जो मुगल्स के लॉयल जमींदार थे, जागीरदार थे, उसने उन्हें बंगाल से उड़ीसा में ट्रांसफर कर दिया और सारे टैक्स को दोबारा से असेस करवाया गया. रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार. टैक्स जो है वो कैश में कलेक्ट किया जाता था और बहुत ही सख्ती से उसे जमींदारों से वसूला जाता था. एज अ रिजल्ट मैनी जमींदार हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लैंडर, जिसकी वजह से बहुत सारे जमींदारों को बैंकर्स या मनी लैंडर्स से पैसा उधार लेना पड़ता था. एंड दोज अनेबल टू पे वर फोर्स टू सेल देयर लैंड्स टू लार्जर जमींदार, और जो लोग टैक्स पे नहीं कर पाते थे उन्हें अपनी जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी. द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट इन 18th century बंगाल देयरफॉर लेड कंसिडरेबल चेंज अमंग्स द जमींदार. और इस तरह से ये रीजनल स्टेट बनने की वजह से जमींदारों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया. The close connection between state and bankers, noticeable in Hyderabad and Awadh as well, was evident in Bengal under the rule of Alivardi Khan. तो जिस तरह से हैदराबाद और अवध में बैंकर्स और राजा का जो कनेक्शन बन रहा था, सरकार का जो कनेक्शन बन रहा था, वही सिस्टम बंगाल में अलीवर्दी खान के अंडर बनने लगा. ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम द एक्सट्रीमली प्रॉस्पर्स. और उसके समय में जगत सेठ का जो बैंकिंग हाउस था वो सबसे इम्पोर्टेंट बन गया. If we take a bird eye view, we can detect 3 common feature amongst these state. और अगर हम बहुत ही सावधानी से देखें तो 3 चीजें जो हैं वो इन स्टेट्स के अंदर कॉमन थी. First, though many of larger states were established by erstwhile Mughal nobles, they were highly suspicious of some of the administrative system that they had inherited, in particularly the जागीरदारी system. कि तीनों ही बड़े स्टेट्स जो मुगल नॉबल्स ने बनाए वो मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेम एज इट इज फॉलो नहीं करना चाहते थे जो उन्हें मिला था, जैसे कि जागीरदारी सिस्टम. क्योंकि एक समय में वो खुद भी मनसबदार थे तो उन्हें हमेशा ये लगता था कि कहीं कोई हमें भी धोखा ना दे दे जिस तरह से हमने मुगल एम्पायर को दिया.
सेकेंड, देयर मैथड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर। उनका जो टैक्स कलेक्शन का मैथड था वो बिल्कुल अलग था। रादर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, ऑल थ्री रिजाइन कंट्रैक्टेड विद रेवेन्यू फार्मर फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कि राज्य के जो स्टेट के जो ऑफिसर्स थे टैक्स कलेक्ट करने की बजाय, उन सब ने अलग से रेवेन्यू फार्मर्स को रखा टैक्स कलेक्ट करने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी थॉरली डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय मुगल्स स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया इन 18th सेंचुरी। और ये इजारदारी सिस्टम जो है वो मुगल एम्परर्स ने कभी भी इसको अप्रूव नहीं किया था। The impact on the countryside differed considerably. Third common feature of all these regional states was emerging relationship with rich bankers and merchant. और तीसरा common features था इन तीनों states का rich bankers और merchants के साथ संबंध। These people lent money to the revenue farmer, received land as security and collected taxes from these land through their own agent. ये लोग रेवेन्यू फार्मर को पैसा उधार देते थे, जिसके बदले में ये जमीन को सिक्योरिटी पर रखते थे और फिर अपने एजेंट से उन जमीनों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट एंड बैंकर्स वर गेनिंग अ स्टेक इन न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। और धीरे धीरे ये जो लैंडलॉर्ड्स और बैंकर्स थे पॉलिटिकल ऑर्डर में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे।